Okay, so students, let us start with today's class. So in the previous session, I think we have discussed till normal distribution. So any doubts till here? Quickly tell me. So we have discussed all discrete distributions, and in continuous distributions, we have covered till normal distribution. Anyone having any doubt till here? I am giving you 1 or 2 more minutes. If you have anything, quickly put that in the chat section. Otherwise, we will continue till where we have left in the previous session. Okay, I welcome you, Panav, as well. Panav is also connected for the first time. Okay, there is one question from Reyes. He is saying, sir, I have started solving past papers in that they are set to draw graph. तो ग्राफ के क्वेश्चंस बेटा पहले आते थे प्रायर टू 2019, या फिर हम बोल सकते हैं प्रायर टू कोविड टाइम्स, जब हमारे एग्जाम्स ऑफलाइन होते थे. तो अब आपको अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करने का पास पेपर्स में क्वेश्चन दिख रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो. अब आपको ऑनलाइन एग्जाम में वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे. इज इट क्लियर टू यू रेज? तो ठीक है, आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज log normal distribution. So let us discuss what do we understand by a log normal distribution and how it is different from the normal distribution that we have discussed in the last class. So anyone having any idea what we are going to study under a log normal distribution? तो last class में हमने देखा था अगर x normal distribution follow कर रहा है with mu comma सिग्मा स्क्वायर, तो फिर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को बोल सकते हैं म्यू है, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स को हम बोल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर है. ठीक है, अब आप ऐसे समझो एक्स की जगह कोई वेरिएबल वाई है जिसका रिलेशनशिप है y इक्वल्स टू लॉग बेस ई एक्स, और यू कैन से एल एन एक्स. इंस्टेड ऑफ एक्स दिस y इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. नाउ x is not following normal distribution, instead log x is following normal distribution. Then I can say this x will follow log normal distribution with same parameters mu comma sigma square. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये म्यू और सिग्मा स्क्वायर मीन और वेरिएंस है, वैसे ही लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू और सिग्मा स्क्वायर अब मीन और वेरिएंस नहीं है, ये सिर्फ इसके पैरामीटर्स हैं. इसके मीन और वेरिएंस अभी हम देखेंगे क्या होता है. बिफोर आई टेल यू दैट, जस्ट क्विकली लुक एट द effects of a log normal distribution, the PDF of log normal distribution. So effects of a log normal distribution is represented by the following formula. This is 1 upon x into sigma upon under root 2 pi e raised to power minus half ln x minus mu upon sigma का whole square. But for x lying between 0 to infinity, earlier हमने क्या पढ़ा था, x किसके बीच में लाई कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी. लेकिन अब हम log x, तो log x के अंदर वैल्यूज कहाँ से शुरू होती है, 0 प्लस से. तो इसलिए अब आप x का रेंज देखो, x का रेंज क्या चेंज हो गया, 0 टू इन्फिनिटी इंस्टेड ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट वी हैव स्टडीड अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक ये डिफरेंस आया. तो अभी तक हमने क्या नई चीज़ पढ़ी है कि अगर x फॉलो कर रहा है, अगर x फॉलो कर रहा है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन log x फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर उल्टा पढ़ लो, अगर log x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन x फॉलो करेगा log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इज इट क्लियर टिल हियर स्टूडेंट्स? कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग इन द चैट सेक्शन. तो टेबल्स में इसका मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला आप देख सकते हो. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज व्हाट, e रेज़ टू पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर. अगेन मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले थ्रू आउट द कोर्स बोला, आपको होल हार्टेडली याद रखने हैं. इसको मैं आपको नहीं बोल रहा, अगर आपको याद हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं भी हो रहा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये CS1 पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे हम CM2 के अंडर. जब आप CM2 अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे तब इस लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं. जब आप CS2 पढ़ोगे वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. तो वेरियंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू e raised to power sigma square minus 1. You should keep on referring all these formula under your tables booklet. Tables booklet के अंदर भी आप बेटा ये सब फॉर्मूला रेफर करते रहो, इट विल हेल्प यू ऑल आउट. तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक अभी हमने पढ़ी है, क्विकली नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस क्विकली.
Okay, everyone is saying yes. Let us start doing the questions based on this. The first question that we are going to write is, if W follows log normal distribution with parameters 5 and 6, then you have to calculate probability this W greater than 3000. अब समझते हैं, हमारे पास बेटा W का डिस्ट्रीब्यूशन है लॉग नॉर्मल, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी W ग्रेटर देन 3000 हमें निकालना है. लेकिन हमारा मोटिव क्या होएगा, इस W को पहले किसी तरह नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं और फिर नॉर्मल को हम लास्ट क्लास की तरह स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे करते हैं, अगर x फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा फॉलो करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास ओनली. तो सिमिलरली पहले हम W को चेंज करते हैं अपने लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. तो जैसे ही मैंने एल एन डब्ल्यू लिखा, नाउ दिस W इज फॉलोइंग लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन एल एन डब्ल्यू विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 5 and 6. इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो यहाँ पे अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गया. अब मैं क्या करूँगा, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसका मीन माइनस करूँगा और वेरिएंस का अंडर रूट से डिवाइड करूँगा. दिस इज विल बी ग्रेटर देन एल एन 3000 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 6. अब ये वाला जो पूरा LHS वाला फिगर है, ये क्या बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय z. z ग्रेटर देन, इसको आप कैलकुलेटर में डालोगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.227. अगला स्टेप क्या होगा, आपको सिंपली z ग्रेटर देन 1.227 अपने टेबल्स बुकलेट पे चेक करना है. क्विकली चेक एंड टेल मी द फाइनल आंसर इन नॉट मोर देन 60 सेकेंड्स. अब अगेन आपको 1.227 डायरेक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, थोड़ा सा लीनियर इंटरपोलेशन यूज कर सकते हो और मुझे राउंडेड आंसर बता सकते हो. क्विकली टेल मी दी राउंडेड आंसर्स स्टूडेंट्स. एंड दोज हु आर अटेंडिंग देयर फर्स्ट क्लास, no need to worry, you can just revisit the previous classes so that you can get to know what we are doing right now. And if you have already visited, then I think this should be a cakewalk for you all. तो अगर कोई ऐसा है जो डायरेक्टली अभी अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा है आज विदाउट रेफरिंग एनी ऑफ द क्लास, नो नीड टू वरी, जस्ट रेफर द प्रीवियस क्लासेस. यू कैन आस्क द इंस्टीट्यूट कि वो आपको प्रीवियस क्लासेस सेंड कर देंगे और फिर आप इसको कर सकते हो. रॉन्ग आंसर कनिष्का, रॉन्ग आंसर रेस. आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग डायरेक्टली इस पे वैल्यू देख के मुझे आंसर दे रहे हो. आपने साइन मिस कर दिया, z ग्रेटर देन पूछा हुआ है, ठीक है, और आप मुझे z लेस देन बता रहे हो. सेम अभी रॉन्ग आंसर. सब मुझे 0.89 समथिंग आंसर दे रहे हैं विच इज रॉन्ग. टेबल आपको बेटा लेस देन की वैल्यू दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.227. ये बट अंडरस्टूड है. सबसे पहले हमें टेबल्स को खोल के चेक करना है कि वो हमें लेस देन की वैल्यूज थ्रो कर रहा है या ग्रेटर देन की वैल्यूज थ्रो कर रहा है. जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था, हमसे पूछा ग्रेटर देन है लेकिन टेबल हमें लेस देन की वैल्यू देगा, तो 1 माइनस फॉर्म पे आओगे. परफेक्ट कनिष्का, नाउ इट इज द राइट आंसर. सो फाइनल आंसर कमिंग आउट टू बी 0.10.99. तो अगर किसी का 0.1095 कुछ आ रहा है या फिर 0.11 आ रहा है, ये सारे आंसर्स एक्सेप्टेबल है, चलेंगे. स्टूडेंट्स क्लियर टिल हियर? क्विकली टेल मी, क्लियर टिल हियर? ओके, एवरीवन सेइंग यस. लेट अस कंटिन्यू. लेट अस कंटिन्यू स्टूडेंट्स. तो एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बिफोर प्रोसीडिंग, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए. आपको क्या बोला हुआ है, x इज फॉलोइंग लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. ओके, आपको क्या बोला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज गिवन एज 9.97 एंड वेरिएंस ऑफ x इज गिवन एज 635.61. आपको बोला है म्यू और सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करो. कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का क्या फॉर्मूला है, वो भी अभी हमने देखा, ई रेज टू पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9.97. देन ई रेज टू पावर 2 म्यू
प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 635.61। तो व्हाट स्टेप शुड बी माय फर्स्ट स्टेप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, म्यू और सिग्मा स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए? क्विकली ट्राई टू आंसर। अगर मुझे म्यू और सिग्मा स्क्वायर को सॉल्व करना है और मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, तो मैं क्या मॉडिफिकेशंस करूं कि मुझे मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा? एक तो हमें पता है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करें, दोनों साइड लॉग लेके, लंबा वाला मेथड, लेकिन एक ईजी तरीके से भी हो सकता है। ट्राई टू आंसर इन द चैट सेक्शन हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। Perfect Kanishka, right answer. Perfect Abhimanyu. I have received 2 right responses. So they are saying sir just first equation को अगर हम square कर दें तो हमें second equation का first part मिल जाएगा। देखो बेटा e raised to power mu plus half sigma square है, अगर मैं इसको square कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? e raised to power 2 mu plus sigma square। and similarly हमें RHS को भी square करना पड़ेगा, तो मतलब इसका मैं first term 9.97 स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ और ये इक्वेशन सिर्फ सिग्मा के टर्म्स में रह जाएगी और यहाँ से मैं अपना सिग्मा स्क्वायर सॉल्व कर लूँगा। सिग्मा स्क्वायर कैसे सॉल्व करूँगा? चलो वैसे बेसिक मैथ से मैं करके दिखा देता हूँ। ई रेस्ट टू पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू, क्विकली टेल मी, विल बी इक्वल्स टू 635.61 डिवाइड बाय 9.97 स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा? ई रेस्ट टू पावर सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या बचेगा? सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग बेस ई 635.61 अपॉन 9.97 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से मेरा सिग्मा स्क्वायर निकल जाएगा और जब मेरा सिग्मा स्क्वायर निकल जाएगा उसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा, वहाँ से मेरा म्यू निकल जाएगा। सो आई एम टेलिंग यू द फाइनल आंसर्स इन नेक्स्ट 2 minutes. Quickly solve for mu and sigma square, then I will tell you the final answers. This maths I am expecting कि ये maths सबको आती है, ठीक है। इतना maths हम लोग सब क्लास 12th में सीख के आए हैं। What are the values for mu and sigma square? Students, quickly answer. Perfect Sandhya, right answer. Perfect Abhimanyu, right answer. Others, quickly speed up. So sigma square is coming out to be approximately 2 and mu is coming out to be approximately 1.3. Perfect students, perfect. Perfect Jagriti. ठीक है स्टूडेंट्स, विद दिस लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ टेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली उसका पीडीएफ जानना, उसका मीन, उसका वेरिएंस जानना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जैसे अभी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, या फिर जो हमने लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसके लिए हमें टेबल से वैल्यूज देखना आना चाहिए। तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट from further chapters point of view, like from chapter 6 onwards you will be using this distribution a lot. अभी के लिए हमें सिर्फ इसको ये जानना है कि इसके टेबल्स में वैल्यूज कैसे हमें चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इसका रैंडम वेरिएबल कैसे डिनोटेड है या इसका फंक्शन कैसे डिनोटेड है। अभी अभी हमने देखा z हम किसके लिए बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए, और एक हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था chi स्क्वायर विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना।
काई स्क्वायर विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फंक्शन कैसे है ध्यान से समझेंगे। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल अपॉन अंडर रूट में अगर x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू, तो x अपॉन दिस न्यू। अगर न्यू नहीं समझ आ रहा है ऐसे समझ लो, अगर x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये बन जाएगा काई स्क्वायर का वेरिएबल x अपॉन n। तो ये जो है ये इक्विवेलेंट है आपके टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो कभी कभार ये एग्जाम में एक नंबर के लिए पूछ लेते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है, तो आपको इस तरीके से इसको आंसर करना है। वैसे अब ऑनलाइन एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है, तो इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आने थोड़े से मुश्किल है। प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन ना हम कहाँ यूज़ करेंगे, अभी आप देखोगे आगे जाके कोर्स में, जब हमारा डेटा का सैम्पल साइज 30 से ऊपर होगा तब हम हर जगह स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल की हमने क्या प्रॉपर्टी सीखी थी कि वो सिमेट्रिकल है अबाउट जीरो। ये सेम प्रॉपर्टी टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर भी है, क्या कि ये भी सिमेट्रिकल है अबाउट जीरो। लेकिन ये कब ज़्यादा इफेक्टिव है, जब डेटा सैम्पल साइज छोटा है। तो जहाँ भी 30 से छोटा सैम्पल साइज होगा वहाँ हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ भी 30 से बड़ा होगा वहाँ पे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होंगे। अभी के लिए यू कैन लर्न दिस मच ओनली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू tables and try to identify how to calculate values from the tables. So I am giving you 3 parts. You have to solve it by looking values from table. First, probability T15 less than 1.341. Second part, probability T8 greater than A, which will be equals to 1%. Third part, probability T24 लेस देन -0.5314। तो आपको 3 पार्ट सॉल्व करने हैं बाय लुकिंग वैल्यूज अंडर योर एक्चुअल टेबल्स। तो एक्चुअल टेबल्स का मैं पेज नंबर आप लोगों को बता देता हूँ, इट इज़ 163 टेबल्स ओपन करो और सबसे पहले ये देखो कि क्या ये टेबल हमें लेस देन की वैल्यूज दे रहा है, ग्रेटर देन की वैल्यू दे रहा है। क्विकली रिस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन। आई विल ऑल्सो ओपन द टेबल्स बुकलेट ऑन माई स्क्रीन। So here it is students, T distribution. Quickly answer whether this table is giving you values for probability x greater than x और x less than x। तो हमें अगर लिमिट्स दिख रही है कि लिमिट्स जा रही है x से लेके इन्फिनिटी, तो ये हमें क्या बता रही है, probability x greater than x। Is it clear? तो this table is giving us probability x greater than x। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, फर्स्ट पूछा है T15 less than 1.341, T15 लेस देन 1.341। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमें लेस देन के लिए पूछा हुआ है तो उसको हम क्या बना देंगे, हम 1 माइनस प्रॉबिलिटी T15 ग्रेटर देन 1.341। अब मैं टेबल में ढूंढूंगा 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और वैल्यू 1.341। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो बेटा कहाँ पे है, 15, ये रही 15, और वैल्यू देखो 1.341, ये मिल गया हमें। कितने परसेंट पे मिला, 10% पे। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस 10% विच विल गिव यू 90%। क्विकली टेल मी फर्स्ट पार्ट, क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन द फर्स्ट पार्ट, क्विकली टेल मी, आई विल रिपीट, अदरवाइज क्विकली प्रोसीड विद द अदर 2 पार्ट्स। आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर द सेम। क्विकली सॉल्व अदर 2 parts and tell me the final answer. एंड इफ देयर इज एनीवन जिनको नहीं समझ आया फर्स्ट पार्ट हमने कैसे सॉल्व करा है, यू कैन जस्ट रेज योर डाउट्स। Perfect. I have started receiving final answers for all the 3 parts from you guys. Perfect Prachi, perfect Harshita, perfect Rez, perfect Jagriti, perfect Kanishka,
राइट आंसर्स। तो कनिष्का आपका सेकंड पार्ट का आंसर गलत है बेटा, चेक करो कहाँ गलती करी। तो देख लेते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, द वैल्यू ए एट विच T8 विल बिकम 1%। तो हमारा काम ये ज़्यादा ईजी है, हम क्या करेंगे टेबल पे जाके 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे और 1% पे आंसर देखेंगे। तो डायरेक्टली मुझे आंसर क्या मिल गया, 2.896 डायरेक्टली। नेक्स्ट इज T24 लेस देन -0.5314। तो मैंने बताया था ये भी सिमेट्रिकल अबाउट 0 है, तो इसको मैं कैसे चेंज कर दूंगा, दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी T24 ग्रेटर देन 0.5314। नाउ आई विल गो टू टेबल्स। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 24 and value is 0.5314. So 0.5314 is here and percentage is 30. So my answer will become 30%. Is it clear students? तो tables देखना समझ आ रहा है। अभी के लिए हम इसको ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली आपको इतना इजी नहीं आने वाला। जब हम अपने आगे वाले चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज यूज करनी होगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगले डिस्ट्रीब्यूशन में मूव करते हैं विच इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी ज़्यादा सिर्फ टेबल्स में से वैल्यू चेक करने के लिए। अभी जो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था इसको हम बोलते हैं वन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिख लो आप कहीं पे, जो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी फॉर टू सैंपल प्रॉब्लम। यहाँ पे टू सैंपल्स इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर विद n1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर y एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर विद n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर विद 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर y फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर विद 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो। अगर ऐसा केस है तो उस केस में x अपॉन n1 और y अपॉन n2, तो ये पूरा रेशियो है x अपॉन n1 एंड y अपॉन n2। दिस विल फॉलो f डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1, n2। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो x बाय 10 एंड y बाय 12 ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा f डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10, 12। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अभी के लिए जितने भी हमने टेबल्स देखे थे वहां पे हम क्या देख रहे थे, कुछ x की वैल्यू देख रहे थे, परसेंटेज वैल्यू देख रहे थे और 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देख रहे थे। यहाँ पे अब आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन एक लॉटर डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हम 1 की जगह 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको हर एक परसेंटेज पे एक पूरा टेबल मिल जाएगा। जैसे 1% का अलग टेबल है, 2.5% का अलग टेबल है, 5% का अलग टेबल है। तो 3-4 परसेंटेजेस पे हमें इसके टेबल्स मेंशन्ड है एक्चुअल टेबल्स में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बिफोर वी प्रोसीड इसकी हम एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो बेटा प्रोबेबिलिटी एफ ए कॉमा बी, अगेन ए कॉमा बी इज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, अगर ये किसी ग्रेटर देन है पॉइंट सी से, तो आप इसको क्या लिख लोगे, प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन एफ ए कॉमा बी शुड बी लेस देन 1 बाई सी। मतलब ये तो रूल ही होता है। अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन y1 है, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे 1 बाई x1 विल ऑलवेज बी लेस देन 1 बाई y2। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लो, अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो 1 बाई 3 विल बी लेस देन 1 बाई 2। ठीक है, तो ये तो रूल ही हो गया। उसके बाद जो एफ ए कॉमा बी था उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी कॉमा ए लेस देन 1 बाई सी। अब आप पूछोगे सर ये करना क्यों पड़ेगा, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। बिकॉज एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टेबल्स में हर एक परसेंटेज पे वैल्यू नहीं गिवन, तो हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, जो कि ज़्यादा हम चैप्टर 6 ऑनवर्ड सीखेंगे जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ टेबल्स देखना सीखते हैं यूजिंग 2 क्वेश्चंस। लेट मी जस्ट क्विकली मेक यू राइट दोज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी एफ 5,12 less than 3.106. Second that you have to solve is probability f 7,4 is greater than a equals to 1%. तो यहाँ पे आपको probability की वैल्यू बतानी है और यहाँ पे आपको a की वैल्यू बतानी है। I am not helping you out this time. I am giving you 3 minutes. Try to solve, then we will discuss. Quickly students, try to solve these 2 parts in next 3 minutes.
और किसी को भी सॉल्व करते हुए कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन रेज दैट इन द चैट सेक्शन, आई विल डिस्कस इट थॉरोली. ओके, स्ट्रेट अवे स्टार्टेड रिसीविंग आंसर्स फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे बता दो, जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के आपको टेबल्स दिख रहे हैं वो आपको लेस देन वैल्यू थ्रो कर रही है, ग्रेटर देन वैल्यू थ्रो कर रहे हैं? तो लेट मी ओपन वन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ से बेटा पेज नंबर, आई थिंक पेज नंबर 171 से हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल स्टार्ट हो रहा है. तो अगर मैं इसका कर्व देखूं जो पेज 170 पे गिवन है, तो यहाँ पे भी कर्व आपका x टू इन्फिनिटी है, मीन्स प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x की वैल्यूज थ्रो करेगा. नाउ ट्राई टू सॉल्व लास्ट 60 seconds, देन आई विल बी डिस्कसिंग बोथ द पार्ट्स. लास्ट 60 seconds स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे बेटा इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी f5,12 ग्रेटर देन 3.106, क्योंकि हमें वैल्यूज़ ग्रेटर देन पे अवेलेबल. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक पेज पे जा जाके वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेगी. जहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 5 हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 12 हो और डेटा वैल्यू 3.106 हो. तो लेट मी स्टार्ट सर्चिंग इट आउट. तो 10% पे अगर हम चेक करें, सबसे पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 5 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 कितनी थी बेटा, 10 या 12. तो 5 एंड 12 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3.268, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 3.106 चाहिए. अब हम नेक्स्ट टेबल 5% पे जाएंगे. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 5, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 12 और यहाँ पे कितना आ रहा है 4.678. 4.678, तो यहाँ भी मैच नहीं करी. अब नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड टेबल पे. तो थर्ड टेबल पे चेक करने की कोशिश करते हैं. ओके सॉरी, आई थिंक यस माय बैड, ठीक है सॉरी. सो यस, नेहा इज करेक्ट सर. ऊपर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है, नीचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है. तो यहाँ पे बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है, तो यहाँ पे हमें 5 चेक करना है और यहाँ पे 12 चेक करना है. सॉरी, तो ये यहाँ पे गिवन है 10% पे हमारा गिवन है 2.394. तो ये ध्यान रखना, ऊपर वाले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है और नीचे वाले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 2.394. फिर दूसरी टेबल पे आते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 5 है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 12 है और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर 3.106. तो 5% पे हमें हमारा आंसर मिल रहा है. तो ये गलतियाँ कर सकते हैं, इसलिए टेबल्स देखने की हमें हैबिट डालनी है. तो 1 माइनस 5%, फाइनल आंसर विल बी 95%. अब नेक्स्ट देखते हैं F7,4 एट 1% टेबल. तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि टेबल 1% का देखना है, तो ये हमारे लिए काम उल्टा आसान हो गया. तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे 1% के टेबल पे जाऊँगा. यहाँ पे मैं 1% टेबल पे जाऊँगा. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 7 बोला हुआ है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 4 बोला हुआ है. तो 7,4 पे मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 14.98. तो सेकंड पार्ट तो बहुत केक वॉक सा था. सेकंड पार्ट का आंसर 14.98 इक्वल्स टू ए, और a इक्वल्स टू 14.98. Students, both the parts clear to you all? Quickly tell me. तो सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया था कि सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 ऊपर लिखा है, तो यू हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव इन योर क्लासेस. ठीक है, तो कई बार मैं जान के भी आप लोगों को गलत करवा सकता हूँ, चेक करने के लिए कि आप लोग अटेंटिव हो या नहीं हो. यहाँ तक क्लियर है सबको? वी आर टूवर्ड्स
द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ऑलमोस्ट 80-85% ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। दिस वाज अ लॉन्ग चैप्टर और बहुत इस पर हमने टाइम इन्वेस्ट इसलिए करा है बिकॉज हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा चैप्टर 1 का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ट्रस्ट में CS1 में इतना डिफिकल्टीज हमें नहीं आने वाली है। बिकॉज चैप्टर इसके बाद जो हमने पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो अगले 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन जो उसके बाद का कोर्स होगा वो पूरा का पूरा चैप्टर 1 पे बेस्ड होगा, वो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे बेस्ड होगा। तो अगली जो हम 3-4 क्लासें करेंगे उसमें आपको लगेगा चैप्टर 1 का तो कोई यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा थम जाना, बिकॉज जो हम बाकी का सिलेबस करेंगे पूरा चैप्टर 1 पे बेस्ड होगा। ठीक है, आई थिंक everyone is clear till here. We are going really slow. Next we'll move to the poison process. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बट नॉट फ्रॉम CS1 पॉइंट ऑफ व्यू। ये सेम टॉपिक पॉइजन प्रोसेस आप लोग CS2 के अंडर भी पढ़ोगे, फिर आप लोग अपना CM2 के अंडर भी पढ़ोगे। सेम पॉइजन प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन CS1 में ये इतना नहीं पूछा जाता, ये ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू एक्स इज e raised to power minus lambda raised to power x upon x factorial for x going from 0 1 2 and so on, है ना, ये पढ़ा था ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी बेटा, अगर हमें बोला हो कि पर डे 3 क्लेम्स आ रहे हैं, अगर हमें कुछ ऐसा बोलो पर डे 3 क्लेम्स आ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगले 10 दिनों में 50 क्लेम आएंगे। आई एम सेइंग यू, आपको बोला हुआ है 3 क्लेम्स पर डे आ रहे हैं, 3 क्लेम्स पर डे आ रहे हैं, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है कि 10 दिनों में कितने क्लेम आएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना लैम्डा एडजस्ट करना पड़ेगा। लैम्डा कैसे एडजस्ट करोगे, लैम्डा गिवन है 3 पर डे का। अगेन ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम फर्स्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो हमें लैम्डा 3 पर क्लेम दे रखा है, लेकिन अगर हमें बोला हुआ कि 10 दिन में इतने क्लेम्स आएंगे तो हमें पहले लैम्डा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लैम्डा कैसे एडजस्ट करोगे, दिस लैम्डा इंटू टाइम, सो दिस 3 इंटू 10, जो 30 हमारा लैम्डा आएगा वो क्या पर डे है, नहीं, वो क्या है अगले 10 दिनों में। तो मैं अपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को किस में अप्रॉक्सीमेट करूंगा, पॉइजन प्रोसेस में। तो वो कैसे होगा कि प्रोबेबिलिटी xt इक्वल्स टू x विल बी इक्वल्स टू, ये xt क्या है कि t क्या बता रहा है, टाइम, कि इतने दिनों में, अगर मान लो घंटों में बोल रखा है कि 2 क्लेम पर आवर आ रहे हैं और अगले 5 घंटों में कितने क्लेम आएंगे, तो ये t आवर्स में हो जाएगा। अगर डेज में दे रखा है तो डेज में हो जाएगा, ईयर्स में दे रखा है तो ईयर्स में हो जाएगा। इट डिपेंड्स जो हमें नंबर ऑफ क्लेम्स है उनका यूनिट क्या दे रखा है। तो दिस xt इक्वल्स टू x विल बी इक्वल्स टू लैम्डा t रेज टू पावर x, ये लैम्डा t है, लैम्डा t रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t अपॉन x फैक्टोरियल, अगेन x गोइंग फ्रॉम 0 1 2। तो आपने देखा मैंने सिर्फ रिप्लेस क्या करा है, मैंने लैम्डा को रिप्लेस कर दिया लैम्डा t से। वाई, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता कि जो मेरे क्लेम्स आएंगे वो जो हमसे पूछा जाएगा वो कितने दिनों के लिए पूछा जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन बेस्ड करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पॉइजन प्रोसेस में देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्विकली राइट वन क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन अ ग्रेट स्पीड, द नंबर ऑफ डेथ्स amongst retired members, the number of deaths amongst retired members of a pension scheme occurs at a rate of 3 per calendar month. The number of deaths amongst retired members of a pension scheme occurs at a rate of 3 per calendar month. Calculate the probability of first part 5 deaths in January to March inclusive, 5 deaths in January to March inclusive. Second part 12 deaths in June to October inclusive, 12 deaths in June to October inclusive. I will repeat whole question again. The number of deaths amongst retired members of a pension scheme occurs at a rate of 3 per calendar month. Calculate the probability of 5 deaths in January to March inclusive, 12 deaths in June to October inclusive. I am giving you 3 minutes to solve this question. This is a question from Poisson process.
So anyone facing any doubt in this question, you can raise that in the chat section. Others, quickly provide your answers. जिसका solve हो जाए, give your answers in the chat section. Quickly students, speed up. Okay, so I have started receiving few answers. I am going to discuss in next 60 seconds. Students, I am going to discuss both the parts in next 60 seconds. ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास दोनों पार्ट्स के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, तो वन बाय वन दोनों डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे हमें क्या बोला है कि 3 मंथ्स में 5 डेथ्स हो जाए, क्योंकि हमें क्या बोला है जनवरी टू मार्च इंक्लूसिव, तो टोटल ऑफ 3 मंथ्स है। तो हमें क्या पूछा है पॉइजन प्रोसेस की फॉर्म में x3 इक्वल्स टू 5, x3 इक्वल्स टू 5। तो हमारा लैम्डा कितना बोल रखा है 3 पर कैलेंडर मंथ, 3 पर कैलेंडर मंथ। तो यहाँ पे हमारा t कितना हो गया 3, तो इट विल बी लैम्डा इंटू 3, lambda into 3, that means 3 into 3, 3 into 3 raised to power 5, e raised to power minus lambda t, which means 3 into 3 upon x factorial, which is 5 factorial। तो मैंने आपको जान के इस फॉर्म में करके दिखाया ताकि मैं आपको बता पाऊँ लैम्डा अभी भी 3 है, वो क्या हो रहा है 3 मंथ्स के लिए पूछा है, तो वो 3 into 3 होके 9 कन्वर्ट हो रहा है। ये कैलकुलेटर में पुट करोगे, फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.0607। इसके बाद का कैलकुलेशन आपको खुद से नहीं करना, you just have to use your scientific calculators। सेकेंड पार्ट में कितने मंथ्स हैं, जून टू अक्टूबर इंक्लूसिव बोला, तो वी हैव 5 months, so they have been asked with probability x5 equals to 12। so here it will be this, earlier it was 3 into 3, this time it will be 3 into 5 raised to power 12 into e raised to power minus 3 into 5 upon 12 factorial। इसका आंसर हमने निकाला, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.0829। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द पार्ट्स डू आस्क मी, देन ओनली आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका आंसर गलत था, आपने मुझे आंसर दिया 0.829, ठीक है, बहुत फर्क आ जाएगा। आपके हिसाब से 82.9% है, मेरे हिसाब से 8.29% है, तो आपने एक 0 मिस करा है। अदर्स हैव गिवन मी द राइट आंसर। Okay, there is one question from online student Harshita is saying, sir, if inclusive was not written, then what to do? Can anyone answer Harshita's question? Harshita is saying अगर inclusive नहीं लिखा होता तो हम क्या करते? डिपेंड करता है। अगर inclusive ना लिखा होता बेटा और exclusive भी ना लिखा होता, तब तो हम एक assumption ले लेते कि जनवरी टू मार्च है, तो हमारे पास मोटा मोटा मिड से पकड़ लेते हैं, मिड जनवरी से मिड मार्च, तो 2 महीने ले लेते हैं। आप ऐसी असम्पशन भी ले सकते हो, या आप ये असम्पशन ले लेते हैं हम इंक्लूसिव मान रहे हैं, तो आप 3 ही ले लेते।
लेकिन अगर स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव लिखा होता कि जनवरी टू मार्च, वैसे जनवरी टू मार्च एक्सक्लूसिव का कोई मतलब नहीं होता, आपको फिर यहाँ पे क्या करना होता है हर्षिता, अपना एजम्पशन स्टेट करना पड़ता है। वेरी गुड कनिष्का, कनिष्का इज सेइंग वी कैन स्टेट आर एजम्पशन, तो आपको अपना एजम्पशन स्टेट करना पड़ता है, या तो आप इंक्लूसिव मान लेते और 3 महीने ही लेते, या फिर आप ये मान लेते कि हम मिड जनवरी से मिड मार्च पकड़ रहे हैं और 2 महीने ले रहे हैं। इज इट क्लियर हर्षिता, समझ आया? सो नाइस क्वेश्चन फ्रॉम हर्षिता। ठीक है, तो अब हमने पॉइजन प्रोसेस क्यों पढ़ा है, ताकि हम, मैंने आपको बताया था जब हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट डिपेंड्स, इट इज द वेटिंग टाइम बिटवीन दी 2 क्लेम्स। तो यहाँ पे अब हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, पॉइजन प्रोसेस। पॉइजन प्रोसेस में हमने क्या देखा कि एक हमें एवरेज नंबर देते कि इतने दिनों में इतने क्लेम आते हैं, इतने मंथ्स में इतने क्लेम आते हैं, तो आप 10 महीनों में इतने क्लेम्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। लेकिन जो क्लेम्स आ रहे हैं, अगर मैं उनके बीच का टाइम देखूं, मैंने बताया था ना ये टाइम क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 घंटे में 10 बसेस आएंगी, लेकिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर 2 घंटे में बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन एक भी बस नहीं आई, तो क्या उसके अगले 1 घंटे में हम कितनी बस एक्सपेक्ट करेंगे, अभी भी हम 10 बसेस ही एक्सपेक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो 2 क्लेम्स के बीच में, 2 बस के बीच में आने का जो टाइम है, जो होल्डिंग टाइम है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है। व्हेनेवर यू कैन राइट द स्टेटमेंट, व्हेनेवर क्लेम्स फॉलोज अ पॉइजन प्रोसेस, whenever number of claims follows a poison process, then waiting time between those claims will always follow an exponential distribution। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करके देंगे, वो सिर्फ ये बोल देंगे कि क्लेम्स पॉइजन प्रोसेस के तरीके से आ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगले 2 क्लेम्स के बीच में 1 घंटे का टाइम हो। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी उस तरीके का एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। So this is the relationship between Poisson process and an exponential distribution. Quickly write another question, students. Quickly. If reported claims follow a Poisson process with rate 5 per day, if reported claims follow a Poisson process with rate 5 per day, calculate the probability that there are 2 parts to the question. First part, there will be fewer than 2 claims reported on a given day. There will be fewer than 2 claims reported on a given day. Second part, the time until the next reported claim is less than 1 hour. The time until the next reported claim is less than 1 hour. 2 parts, I am giving you 3 minutes, quickly solve it. तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल सा है, आपको क्या पूछा है, फ्यूअर देन 2 क्लेम्स रिपोर्ट हो, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 पूछ रखा है, और x हमें क्या बोल रखा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5। तो सिंपली क्या हो जाएगा, x लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू ईदर 0 और 1, तो इट विल बी e रेज टू पावर माइनस लैम्डा रेज टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल प्लस e रेज टू पावर माइनस लैम्डा रेज टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। दैट्स इट। नाउ लेट अस कम टू दी सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का मैं आपको आंसर लिखवा देता हूँ 0.0404। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, क्विकली ट्राई टू आंसर। सेकेंड पार्ट में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, सबसे पहले ये बताओ, विच डिस्ट्रीब्यूशन यू विल बी अप्लाइंग इन द सेकेंड पार्ट। ट्राई टू आंसर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। कौन सा लगेगा और क्यों लगेगा, परफेक्ट अभिमन्यु, परफेक्ट मानसवी, परफेक्ट जागृति, वी विल बी अप्लाइंग एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हियर। व्हाई? बिकॉज हमें बोल रखा है बेटा रिपोर्टेड क्लेम्स पॉइजन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने सीखा अगर नंबर ऑफ क्लेम्स या फिर नंबर ऑफ इवेंट्स, कोई भी नंबर ऑफ
जो आपके आउटकम्स है वो पॉइजन प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उनके दो क्लेम्स के बीच का, दो इवेंट्स के बीच का जो वेटिंग टाइम होगा वो क्या फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो अगर मैं वेटिंग टाइम के रैंडम वेरिएबल को टी से डिनोट कर दूँ, वेटिंग टाइम के रैंडम वेरिएबल को टी से डिनोट कर दूँ, देन दिस टी इज फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम पैरामीटर लैम्डा। और हमसे क्या पूछा हुआ है कि अगले क्लेम आने का वेटिंग टाइम लेस देन 1 आवर, अगले क्लेम आने का वेटिंग टाइम लेस देन 1 आवर। तो वी हैव बीन आस्क्ड विद प्रोबेबिलिटी टी लेस देन 1। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्टली CDF यूज कर लो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज कर लो, या फिर हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इट विल बी 0 to 1 fx dx। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का fx क्या होता है, लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x। तो ये मैंने आपको होल हार्टेडली याद करने को बोला था। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF क्या होता है, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो डायरेक्टली भी लगा सकते हो, लैम्डा हमारा 5 है, x हमें 1 के लिए पूछ रखा है, दिस विल कम्स आउट टू बी 0.188। स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? So we are almost done with the chapter, only one topic left, that is Monte Carlo simulation. Under that we will be understanding one method, that is inverse transformation method. ओके, 1 आर दे रखा है तो फिर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1/24। नाइस कैच रेज इज सेइंग सर 1 डे नहीं बोल रखा, 1 आर बोल रखा था, तो बस इसको हम बेटा 1 आर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा पैरामीटर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पैरामीटर चेंज कर दो, या फिर आप यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 to 1/24 ले सकते हो, या फिर आप पैरामीटर क्या चेंज कर दोगे, दिस वेटिंग टाइम इज फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5 to 24, और यहाँ पे आप t लेस देन 1 ही देख रहे हो, ठीक है। अगर पैरामीटर चेंज करना है तो यहाँ पे लेस देन 1 देख रहे हो, अगर पैरामीटर चेंज नहीं करना तो यहाँ पे आप लेस देन 1/24 देख रहे हो। तो ईदर वे यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो यूनिट्स आपको चेंज करना आना चाहिए, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, दिस आई एम एज्यूमिंग ये सब आप लोगों को अच्छे से आता है ना। एक्चुअल करने आए हैं, बेसिक मैथ्स तो आती है। स्टूडेंट्स, once more I am asking you, is it clear till here? Okay, started receiving a lot of yeses. Let us move to the last topic of this chapter, that is Monte Carlo simulation. तो सबसे पहले एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट डू वी मीन बाय सिमुलेशन? सिमुलेशन का मतलब क्या है, सिमुलेशन का यूज क्या है? क्या इससे पहले आप लोगों ने कभी सिमुलेशन वर्ड पढ़ा है? क्विकली ट्राई टू आंसर स्टूडेंट्स। देखो सिमुलेशन क्या करता है, सिमुलेशन से हमें अपने रैंडम सैंपल्स जनरेट करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाइस है, ठीक है, मेरे पास एक डाइस है, मैं आपसे बोलूं कि मुझे उसके 1000 आउटकम्स बता के बताओ, ठीक है, 1000 आउटकम्स निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, उसको 1000 बार रोल करते रहोगे। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या करेगा, उसको पता है कि जो हम डाइस रोल कर रहे हैं हमारे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं 1 to 6, तो वो रैंडमली नंबर्स जनरेट करेगा बिटवीन 1 to 6 ओनली, और वो उसको हम क्या कहते हैं, सिमुलेशन टेक्निक। और उसमें से एक टेक्निक का नाम क्या, सिमुलेशन करने का एक तरीका नाम क्या है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ये हमें बहुत हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रोबेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अभी हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड निकाल के सिमुलेशन करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिमुलेशन की हम
एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम मतलब क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है जनरेट अ नंबर फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 1। जनरेट अ नंबर फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 1। यू कैन कॉल्ड इट यू, ठीक है, यू कैन कॉल इट यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? 0 से 1 के बीच में क्यों नंबर जनरेट कर रहे हैं? बिकॉज बेटा ये इस पे जो हम सिमुलेशन लगाएंगे ये हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे लगा रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे अगर हम लगा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटीज किसके बीच में थ्रो करेगी? ऑब्वियसली मिनिमम प्रोबेबिलिटी कैन बी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैन बी 1। तो इसलिए हम यूनिफॉर्म 0 1 के बीच में कुछ ना कुछ नंबर जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट यू हैव टू सिमुलेट वैल्यू x, ठीक है, x हम अपना डेटा सिमुलेट करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ u। अभी के लिए एल्गोरिथम में कंफ्यूज मत होना, एक क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये स्टेप्स लिख के रख सकते हो। दो ही स्टेप्स हैं, एक आपको जनरेट करना है नंबर 0 से 1 के बीच में, और फिर आपको x इक्वेट कर देना f इनवर्स ऑफ u पे। और ये f कैपिटल F है, स्मॉल f नहीं है, ठीक है। मान लो कोई भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें उसका CDF लेना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई हमें नॉर्मल सा फंक्शन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल fx दे देते हैं हमें x स्क्वायर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और आप कहोगे सर इसका हमारे पास कैपिटल fx तो है ही नहीं, तो आपको कैपिटल fx पे क्वेश्चन में उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन fx एंड कैपिटल fx? कैपिटल fx इज इक्वल्स टू -∞ टू x fx dx। तो ये सब हम स्टार्ट से फ्रेशर क्लासेस में सीख चुके हैं। इज इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं सिमुलेशन की टेक्निक। अच्छा, सिमुलेशन की टेक्निक के अलग अलग तरीके हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे अलग लगेगा, डिस्क्रीट पे अलग लगेगा। तो पहले मैं कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्विकली टेल मी इन दी चैट सेक्शन व्हाट इज द कैपिटल एफेक्ट्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? कैपिटल एफेक्ट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्विकली, अभी अभी हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करके आए हैं। परफेक्ट अभिमन्यु। कैपिटल एफ एक्स इज ई रेज़ टू पावर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो हमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वहाँ बोल रखा है सिमुलेट करो 3 वैल्यूज, सिमुलेट 3 वैल्यूज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 0.1 डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 0.1 डिस्ट्रीब्यूशन। अब हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक एंड कर दे, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहीं तक एंड कर दिया तो जो हमें बोला था ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 से 1 के बीच की 3 वैल्यू लेनी है, तो आप वो कोई भी 3 वैल्यू ले सकते हो। आपके कैलकुलेटर में एक रैंडम फंक्शन, आप कैलकुलेटर में देखो रैंडम फंक्शन है, अगर आप उसको इक्वल्स टू दबाते जाओगे तो वो आपको 0 से 1 के बीच में हर बार नंबर देता जाएगा। तो आप वहाँ से भी ले सकते हो या रैंडमली जो आपका दिल करता है कोई भी 0 से 1 के बीच में नंबर ले लो। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला हुआ है सिमुलेट 3 वैल्यूज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 0 1 यूजिंग वैल्यूज 0.113, 0.608, 0.003। तो हमें इन 3 वैल्यूज को यूज करके ही अपनी सिमुलेशन करनी है। तो ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा क्वेश्चन में करके दिया हुआ है कि 3 की वैल्यूज ले लो यूनिफॉर्म 0 1 के बीच में, तो ये वाला स्टेप हमारा करा हुआ। हमें सिर्फ सेकंड स्टेप करना है, क्या? हमें x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ u का फंक्शन निकालना। तो सबसे पहले हम कैपिटल Fx को u से इक्वेट कर देंगे, मीन्स 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू u। अब हमें x को निकालना है u के टर्म्स में, तो अगर हमें x को निकालना है u के टर्म्स में तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस यू इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। दोनों साइड क्या करो, लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस यू। इसके बाद x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय लैम्डा लॉग 1 माइनस यू। तो ये मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या कह रहा था, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स यू निकालो। तो ये क्या निकल गया, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स यू। तो ये एफ इनवर्स u का फंक्शन आ गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, u के हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है, उसको हम इस फंक्शन में पुट करेंगे और हमारी x की 3 वैल्यूज निकल के आ जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, दीज 3 आर दी सिमुलेटेड वैल्यूज अंडर एक्सपोनेंशियल 0.1। तो जब आप ये u की 3 वैल्यूज पुट कर रहे हो तो x का आंसर जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है बेटा 1.2, 9.36 एंड 0.03। तो these are the 3 simulated values. Students, is this clear? Quickly, yes or no? Yes रेज, लैम्डा 0.1 गिवन है तो बेटा 0.1 ही होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है
कि x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0.1। यस, तो 0.1 हमारा लैम्डा ही तो गिवन है, दिस लैम्डा इज 0.1। तो पहले कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर डिस्क्रीट के अंडर देखेंगे कि सिमुलेशन कैसे करने हैं। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम प्राची सर, हाउ डिड यू कैलकुलेट द सिमुलेटेड वैल्यू। बेटा मेरे पास ये तीन वैल्यूज, प्राची बेटे तीन वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी, 0.113, 0.608, 0.003। तो मैंने तीन वैल्यू वन बाय वन इस u के अंदर पुट कर दी। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, इस u को रिप्लेस कराओ 0.113 से तो आपके पास 1.2 आ जाएगा, इस u को रिप्लेस कराओ 0.608 से तो 9.36 आ जाएगा, फिर 0.003 से तो 0.03 आ जाएगा। प्राची, इज इट क्लियर टू यू? Okay, started receiving a lot of yeses. Students, quickly write one question for a continuous distribution. Steps यही रहेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब आपको जनरेट करनी है 3 रैंडम वेरिएबल्स, जनरेट 3 रैंडम वैल्यूज, या फिर आप ये लिख सकते हो 3 सिमुलेटेड वैल्यूज निकालनी है फ्रॉम यूनिफॉर्म -1,4 डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम यूनिफॉर्म -1,4 डिस्ट्रीब्यूशन अंडर यूनिफॉर्म 0,1 वैल्यूज, 3 वैल्यूज गिवन है 0.07, 0.628, 0.461। तो आपने इन 3 वैल्यूज को यूज करके 3 सिमुलेटेड वैल्यूज निकालनी है अंडर यूनिफॉर्म -1,4 डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन आपका स्टेप 1 हो गया, एल्गोरिथम का स्टेप 1 हो गया, आपको स्टेप 2 करना है। व्हाट? x इक्वल्स टू f इनवर्स u का फंक्शन निकालो पहले, क्विकली डू इट। उसके लिए टेबल्स में चेक करो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कैपिटल एफ होता क्या। तो आप अगर टेबल्स में देखोगे तो आपको मिल जाएगा इट इज x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो a कितना है? a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 4। x माइनस ए, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस ऑफ -1 इज 5। तो आप क्या कर दोगे? x प्लस 1 अपॉन 5 को u से इक्वेट कर दोगे। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है u के टर्म्स में, तो वो कितना आ जाएगा? x will be equals to 5u of -1, x equals to 5u minus 1। अब क्या करना है, आपके पास फंक्शन आ गया, अब u की जगह एक एक करके तीनों वैल्यू पुट कर दो, आपको सिमुलेटेड वैल्यूज मिल जाएगी। तो जल्दी से मुझे बताओ सिमुलेटेड वैल्यूज क्या आ रही है, क्विकली। स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी व्हाट आर द 3 सिमुलेटेड वैल्यूज। Perfect Abhimanyu. 3 simulated values are with 0.07 we are getting -0.65, with 0.628 we are getting 2.14, with 0.461 we are getting 1.305। और हमारा सेल्फ चेक क्या हो सकता है बेटा? सेल्फ चेक ये हो सकता है कि हमें यूनिफॉर्म -1 से 4 के बीच में वैल्यूज चाहिए थी, तो तीनों वैल्यू -1 से 4 के बीच में ही लाई कर रही है। तीनों वैल्यूज -1 से 4 के बीच में लाई कर रही है। स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? देन आई विल मूव टू दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, सिमुलेशन फ्रॉम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो बहुत इजी है, उसको करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, वो सीख लेते हैं। लगाना अभी भी हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। ओके, सब केसेस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक आपको एग्जांपल सिखाता हूँ कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे सिमुलेशन करना है, फिर एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लेकर सिखाता हूँ। तो आपको 2 वैल्यूज सिमुलेट करनी है यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2, और वो 2 वैल्यूज कौन सी दे रखी है हमें? 0.721 एंड 0.128।
तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बेटा, डिस्क्रीट के केस में आपको कैपिटल एफ निकालना पड़ेगा। कैपिटल एफ ऑफ कौन सा, किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसके आसपास। जैसे आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में 2 दे रखा है पैरामीटर, तो आप निकाल सकते हो F0, F1, F2, F3, F4, यहाँ तक कर लो, बहुत है। तो अब आप बोलोगे सर क्यूमुलेटिव वैल्यू कैसे निकाले, तो इसके लिए आप टेबल्स का पेज 175 यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल्स का पेज 175, क्विकली लुक एट इट। दिस इज टेबल्स का पेज 175। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है किसके लिए, यहाँ पे x की वैल्यू डालनी है और यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू डालनी है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा की वैल्यू 2 गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 पे हमें क्यूमुलेटिव वैल्यू से सारी गिवन है। यहाँ पे देखो 0.1354, देन 0.40601, तो आपके पास डायरेक्टली क्यूमुलेटिव वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से यूज़ करके मैंने अपनी क्यूमुलेटिव वैल्यू लिख ली। तो 0 पे क्या आ रही है 0.1353, देन 1 पे क्या आ रही है 0.4060, देन 2 पे क्या आ रहा है 0.6767, देन 3 पे क्या आ रहा है 0.8571। 4 पे लिखने की जरूरत नहीं है, उसका रीज़न अभी जब मैं आपको समझाऊंगा सिमुलेशन तब समझ आ जाएगा। तो सिमुलेटेड वैल्यू अंडर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सबसे पहले आप ये देखो कि किस वैल्यू पे पूछा हुआ है 0.721। अब देखो 0.721 किन के बीच में आ रहा है, 0.721 आएगा 0.6767 और 0.8571 के बीच में। तो आप लिख सकते हो F2 is less than 0.721 and 0.721 is less than f of 3। ये आपने लिख लिया। जो सिमुलेटेड वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, RHS वाली वैल्यू। तो यहाँ पे जो सिमुलेटेड वैल्यू आ गई वो आ गई 3। कहने का मतलब क्या हुआ, 3 तक आपका ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कवर हो रहा है 0.721, क्योंकि यहाँ तक देखें 0.6767 तक 0.721 वाली प्रोबेबिलिटी कवर नहीं हो रही। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0, ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 2, और ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 2 तक 0.721 कवर नहीं हो रहा, जबकि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 3 तक ये कवर हो रहा है। तो इसलिए हमारी सिमुलेटेड वैल्यू क्या हो गई 3। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिमुलेटेड वैल्यू का आंसर आ गया 3। सिमिलरली 0.128 अगर मैं देखूँ तो 0.128 तो 0 से पहले ही आ गया, तो 0 के अंडर ही कवर हो गया। तो इस केस में सिमुलेटेड वैल्यू क्या हो गई 0। समझ आया बेटा। डिस्क्रीट के केस में, डिस्क्रीट के केस में बहुत इजी है, आपको सिर्फ पहले क्यूमुलेटिव वैल्यूज लिख लेनी है। क्यूमुलेटिव वैल्यूज लिखने के बाद आपको वो वैल्यू देखनी है किसके बीच में आ रही है, और वो आपकी सिमुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। क्विकली यस और नो, देन ओनली आई विल प्रोसीड विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एनीवन हैविंग एनी डाउट डू आस्क मी। हाँ, क्यूमुलेटिव वैल्यूज बेटा डायरेक्टली टेबल से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली टेबल से देखनी है आपको। ओके, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ येसेस। मुझे लग रहा है पढ़ाई हो रही है वीकडेज में, है ना, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक। चलो अब तो वैसे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। Okay students, let us do the last question. Now this time you have to simulate 3 values. You have to generate 3 values from binomial 4,0.6. Binomial के parameters क्या होते हैं, x follows binomial distribution parameter n, p. This we have studied in the first class. तो आपको ये 3 values binomial distribution simulate करनी है using 3 values from uniform 0,1 which is given to you as 0.588, 0.222 and 0.906. Apply the same algorithm and try to solve this question. I am giving you 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. जल्दी से ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स।
Yes, Prachi, it is 0.558. So Prachi is asking, sir, it's 0.558. Yes, it's 0.558. 0.558, 0.222, 0.906. Okay, started receiving few answers. So those who don't know how to proceed, they can look at my screen now. तो अगेन बेटा वही स्टेप करना है हमें, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज निकालने। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा के क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो, जो थोड़ा लंबा मेथड है, या फिर हम डायरेक्टली टेबल का यूज कर लेंगे। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी केस में टेबल्स पे डायरेक्टली आपको क्यूमुलेटिव वैल्यूज गिवन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज 186 पे हमें डायरेक्टली क्यूमुलेटिव वैल्यूज गिवन है। तो पेज 186 पे डायरेक्टली चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, अभी पॉइजन चल रहा है। यहाँ से देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो हमें n कितना गिवन है 4, और प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 0.6 आई थिंक। तो ये रहा, तो ये सारी आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी बेटा, ये रहा 0.6 और ये रहा 4। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपको किसकी मिल रही है, ये आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अंडर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही मिल रही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Yes, it is 0.0256, then 0.1792, then 0.5248, then 0.8704, और लास्ट में तो ऑब्वियसली 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्यूमुलेटिव में आपको यहाँ पे मेंशन करूँ तो f ऑफ 0 यूजिंग क्यूमुलेटिव का टेबल। अच्छा, अगर मैं क्यूमुलेटिव का टेबल नहीं यूज़ करता तो f ऑफ 0 कैसे निकलता? दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 विच इज NC(x) p रेज टू पावर x एंड 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस x। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जब हमें टेबल्स में डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? तो f ऑफ 0 इज कमिंग आउट टू बी 0.0256, देन कैपिटल f ऑफ 1 is coming out to be 0.1792, then capital F of 2 is coming out to be 0.5248, then capital F of 3 is coming out to be 0.8704, and capital F of 4 will obviously equals to 1. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे। तो 0.558 पहला है 0.558, तो 0.558 किसके बीच में आ रहा है? f of 2 और f of 3 के बीच में। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? 0.558 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा 3। अगला है 0.222, तो 0.222 किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में, तो अगला आंसर क्या हो जाएगा? 2। लास्ट इज 0.906, तो 0.906 किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4 के बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो 3 सिमुलेटेड वैल्यूज जो निकल के आ रही है वो आ रही है 3, 2 एंड 4। अगर कोई है जिसको नहीं समझ आया अभी भी, डू आस्क मी अगेन स्टूडेंट्स, आई एम इन नो हरी। अगर समझ आ गया, क्विकली राइट इट्स क्लियर इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन गेट टू नो, और यू कैन जस्ट क्रिएट अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन so that I can get to know that you have understood this concept and the question. Students, quickly respond. Is it clear to you all? I have started receiving a lot of thumbs up. So Prachi, can you please tell me what is not clear to you? I will repeat again. This is a simple concept of a simulation where you are using inverse transformation method to generate values from a given distribution. Earlier we have understood how to generate values from an exponential distribution जो हमने
उसके केस में पूरा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सॉल्व करा। और डिस्क्रीट के केस में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट के केस में हम हर एक पॉइंट पे क्यूमुलेटिव की वैल्यू निकाल के और फिर चेक कर रहे हैं कि जो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो कौन सी दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, और इस हिसाब से हम अपना सिमुलेटेड वैल्यू का आंसर दे रहे हैं, नथिंग एल्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ सीखने का है, इट जस्ट एक एल्गोरिथम दे रखा है और उस एल्गोरिथम को यूज करके हमें सिमुलेटेड वैल्यूज यूज करनी है। ओके, प्राची इज सेइंग स्टेप्स, तो मैं स्टेप्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्राची आपके लिए। अंडर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्वेश्चन में दिया है 3 वैल्यूज हमें जनरेट करनी है फ्रॉम बाइनोमियल 4,0.6। तो मेरा काम क्या था, सबसे पहले ये देखना कि क्या यूनिफॉर्म की वैल्यूज मुझे गिवन है। तो यूनिफॉर्म की 3 वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन से गिवन थी, अगर नहीं होती तो मैंने बताया था आपको आप रैंडमली कोई भी 3 वैल्यू ले लो, या फिर आपके कैलकुलेटर में रैंडम फंक्शन गिवन है, उस रैंडम फंक्शन को क्लिक करते रहोगे, वो हर बार आपको अलग वैल्यू थ्रो करेगा बिटवीन 0 to 1। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स 4,0.6 के हिसाब से क्यूमुलेटिव वैल्यूज जनरेट करेंगे। तो f0, f1, f2, f3, f4। f0 का रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 0, f1 क्या रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 1, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपको बताया या तो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेटर से वैल्यूज उसकी कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज अ लॉन्गर मेथड। सेकंड मेथड इज हमारे पास एक्चुअल टेबल्स में ऑलरेडी क्यूमुलेटिव वैल्यूज की वैल्यूज मेंशन्ड है, हम डायरेक्टली अपना n ढूंढा, वहाँ पे हमने p ढूंढा, आई विल शो यू अगेन। हमने यहाँ पे अपना n ढूंढा, n इक्वल्स टू 4, हमने यहाँ पे अपना p ढूंढा, p इक्वल्स टू 0.6, तो हमें पता लग गया n 4 और p 0.6 पे x के हिसाब से वैल्यू गिवन है। तो x 0 पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.0256, x 1 पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.1792, देन x 2 पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.5248, एंड देन x 3 पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.8704, और x 4 पे तो ऑब्वियसली आंसर 1 हो जाएगा। जब हमने ये वाला काम कर लिया, फिर हमें जो 3 वैल्यू सिमुलेशन के लिए पूछी हुई थी उसको हमने देखना है किस नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जब हमने देखा 0.558, तो 0.558 किसके बीच में लाई कर रहा है, f2 का वैल्यू है 0.5248 और f3 की वैल्यू 0.8704, तो इनके बीच में लाई कर रहा है, तो हमने बड़ा वाला लेना है। तो हमारा पहला सिमुलेटेड वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई 3, सिमिलरली 2 एंड सिमिलरली 4। Others, all others who have still not responded, yes, is it clear to you all? This is a pretty straightforward concept. Okay, now started receiving a lot of yeses. ठीक है, तो ठीक है students, with this we have completed this chapter and that's the end of today's class. Thank you all.